तो कम कर लें, मेरी वॉइस मेरे ख्याल थोड़ी स्लो होती है, थोड़ा सा इसको कम कर लो। और जहां आपको लगे कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाता, तो मेरे को बता दें ये सब थोड़ा सा। और अगर कोशिश हो, वो मेरे जैसे ही है, वो सबसे जाके पीछे बैठ गया, मैं भी क्लास में सबसे पीछे ही बैठता था। तो हम आगे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अगर वॉल्यूम कम लगे तो बता देना, ठीक है। अब कॉस्टिंग बेसिकली है क्या? आपने कहा कुछ चीज हम परचेज करते हैं, क्या सिर्फ वही डेफिनेशन होगी हमारी कॉस्ट? एनीथिंग एल्स? किसी चीज की वैल्यू? पर अगर हम एक बात करें कि आपका, हमने अभी बात की कि हमारा मोटिव क्या है बिजनेस करने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? व्हाट इज, हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट? फॉर्मूला सेल्स माइनस, ठीक है। इट इज सेल्स माइनस, आज हम टेक्निकली कुछ नहीं पढ़ रहे। हो सकता है आप बोर हो जाओ, यार सिलेबस तो कुछ शुरू नहीं हुआ, आज तो 1 घंटा हमारा खराब कर दिया सर ने। बट अब हमारा एम क्या है? क्या एम है? अब तो क्लियर है ना सबको, अपना एम यही है और कुछ नहीं है। कैसे बढ़ सकता है ये? मिनिमाइज कॉस्ट और सेल बढ़ाओ। देखो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि सब ये कहेंगे कि पहला आंसर होगा कि सेल बढ़ा दो। बट इफ यू गिव द आंसर कि कॉस्ट कम कर दो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप कॉस्टिंग की तरफ रख लिया है, कि आपके दिमाग में कॉस्ट आनी शुरू हो गई है। आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ कॉस्ट घूमनी चाहिए और कुछ नहीं। मेरे को कॉस्ट कम करनी है यार, आज एसी चलाते ही नहीं है, बिजली का बिल कुछ कम आएगा, ठीक है। और या फिर क्या करूं? कॉस्ट कम कर दे, प्रॉफिट बढ़ाना है। पहला मेरा टारगेट है कि इंक्रीज द सेल। क्या आप सेल अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हो? कि जितनी मर्जी इंक्रीज कर लूं, मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे 500 बच्चे इकट्ठे कर लूं, सोचने में कोई जाता नहीं। शेख चिल्ली होता है, सोचता रहता है कि महल भी बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। 500 इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। तब इकट्ठे कर पाऊंगा इफ आई गॉट द मोनोपोली। यू have studied economics, there is one concept monopoly, then monopolistic, then perfect competition. अगर तो मोनोपोली है, देन आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट, सेल बढ़ा लूंगा। पर वो मेरे पास नहीं है, और 99% बिजनेसेस में मोनोपोली नहीं होती। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट को कहीं से कम कर दूं, 1 पैसा भी कम कर दूं, और अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ यूनिट की है, और अगर मैं 1 पैसा अपनी कॉस्ट कम कर दूं अपने कंपटीटर से, तो 1 CR यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.01, तो वो प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट भी पूरी की पूरी कंट्रोल नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि सारी कॉस्ट में कंट्रोल कर लूंगा, ऐसा नहीं है। सम कॉस्ट आर कंट्रोलेबल, सम कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल। अब अगर हम बात करें सेल बढ़ाने की, ठीक है, अभी हमने कहा कि हम नहीं बढ़ा सकते। एग्जाम्पल है एक बड़ा सिंपल सा, कि आपकी परफेक्ट कंपटीशन है। सॉफ्ट ड्रिंक की दो कंपनीज कौन सी याद आते हैं आपको? कोक एंड पेप्सी। और कोई आते नहीं, वो बेचारे अंबानी ने कैंपा दोबारा निकाल लिया, कोई अभी पूछ ही नहीं रहा उसको, ऐड करता जा रहा है वो। उसने उसकी तरह नहीं ना, कि जियो की तरह, कि शुरू में 2 2 महीने सबको कैंपा फ्री, किसी भी दुकान से जाके पी लो, फिर तो यह लाइनें लगी होती। ठीक है, अब मेरे पास दो हैं, कोक एंड पेप्सी, ठीक है। क्या रेट है 300 ml या 200 ml बॉटल का? 20 रुपए, दोनों का सेम है। सपोज कोक कहता है कि मैं इसको 21 रुपए कर रहा हूं, क्या होगा? पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, कोई
मेरे जैसा हो जिसको पीनी ही थम्स अप है, उसको ना कोक से फर्क पड़ता है ना पेप्सी से, उसने थम्स अप जाके ढूंढनी है। हाँ, मेरा कोक ही टेस्ट है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं पी लूंगा। बट अदरवाइज ये 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इमीडिएटली इसकी सेल डाउन जाएगी। तो सेल इज नेवर आवर कंसिडरेशन। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब अगर हम बात करें कॉस्ट की, ठीक है, अब कॉस्ट में अगर हम एक एग्जांपल लें, एडवर्टाइजमेंट सारे करते हैं। आप लोगों ने कभी, एक आज वोडाफोन है, उससे पहले वो हच होती थी कंपनी, उस उसकी एड देखी है कभी? कभी उस पे सर्च करना गूगल पे, हच की एक ऐड आती होती, पता नहीं वोडाफोन ने भी उसको कंटिन्यू किया है नहीं। एक वो जो छोटा डॉगी होता है, और कहते हैं क्या, उसकी ऐड आती थी एक, उसकी ऐड वो करता था। वो कभी किधर घूम रहा है, कभी कहीं जाके बैठ, वो जो भी था। और आइडिया की ऐड कौन करता था आपको याद है? वो अभिषेक बच्चन करता था। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हो कि एक, सपोज हम कहते हैं जी वोडाफोन है, अब तो दोनों इकट्ठे हो गए ना, और एक आइडिया है। वोडाफोन की ऐड, वो एक, क्या पग कहते हैं उसको, और ये मिस्टर बच्चन करते थे। ये कितने पैसे लेते होंगे ऐड करने के? करोड़ों में तो लेते ही होगा। तो हम चलो मान लेते हैं 1 करोड़ ले लेता होगा। ये बेचारा कितने लेता होगा? इसको तो एक बार खरीदा, ट्रेंड किया, ये बेचारा लगा हुआ है, जहां मर्जी इसको घुमाते रहो। मतलब कितने का आ गया होगा? 25,000, 50,000, 1 लाख का आ गया होगा। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट एड्स करवाते रहो, और इसको कह दो कि दोबारा करनी है बच्चन को ऐड। अभी तो मैंने अभिषेक बच्चन कहा है, अगर अमिताभ बच्चन कह देता तो फिर तो वो और ऊपर चला जाता। आमिर खान जैसे, आजकल आमिर खान, रणबीर कपूर आ रहे हैं, आ ही रहे हैं ना माई 11 सर्कल के लिए। अब हुआ क्या इससे? अब अभिषेक बच्चन को कह दो कि तेरी शक्ल नहीं दिखेगी भाई, सिर्फ तेरी वॉइस आएगी, तेरे को हम पूरे ऊपर से नीचे तक कपड़े पहना के तेरी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। वो कहेगा ना दिखाओ, मैं कौन सा कह रहा हूँ दिखाओ, मेरे को तो 1 करोड़ चाहिए चाहिए। अब कॉस्टिंग कहाँ गई? आइडिया की कॉस्टिंग कहाँ गई? दैट इज 1 करोड़, 1 लाख टू 1 करोड़, दैट इज मेजर अमाउंट। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा होगा? कॉस्ट बढ़ी। कॉस्ट से क्या हुआ होगा? आपका जो बेसिक प्लान है, जो वोडाफोन 200 रुपए का दे रहा है महीने का, आप भी अगर 200 का देना चाहते हो, आपको तो एड कॉस्ट भी कवर करनी है। तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी तो आपका मार्जिन कम होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए? इसको अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अगर कम नहीं करेगा तो इसका मार्जिन कम रहेगा। और उस टाइम अगर गलती से वोडाफोन ने अपना प्राइस कम कर दिया तो क्या होगा? आइडिया तो बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि वो अपनी कॉस्टिंग तो पूरी करनी है ना उसको, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा? लॉस में। तो कॉस्टिंग इज, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट इन एनी स्फीयर, इन एनी फील्ड। पिज्जा खाते हो, घर पे भी बनता होगा पिज्जा, कितनी कॉस्ट करती है? मतलब खुले दिल से सोचो, कितना कॉस्ट कर जाएगा आपको पिज्जा एक? हाँ जी, कोई बताएगा मतलब क्या क्या लगता है? मतलब आजकल तो मेरे को लग रहा है, मतलब ये चीज सबसे जरूरी है लाइफ में, पिज्जा बर्गर। बेस कितने का आ जाता है एक? 25-30 का चलो बेस आ गया। और क्या डलता है जी इसमें? चीज, चीज, उस उसके बाद वेजिटेबल्स डाल दोगे। कितने का चीज डाल दोगे? 10 रुपए का। सब्जियां कितने की डाल दोगे? 10 रुपए की। कितने का बना लिया पिज्जा? ठीक है, और आप चले जाओ इसमें पिज्जा हट में,
कितने का है? 200 300 लिमिट ही नहीं है कोई, आप जितने मर्जी का ले लो उनसे। तो हम छोटे से छोटा पिज्जा भी लेके चले तो 200 का है। ये क्यों है इतना महंगा? कॉस्ट कवर करनी है। कौन सी कॉस्ट? ये कॉस्ट तो उनको कम पड़ रही होगी, आपको घर में 50 पड़ रही है, इनको तो शायद ये 30 ही पड़ रही हो। घर में तो आप वेजिटेबल्स भी फ्रेश लाओगे, बेस भी आपको वो चाहिए, चीज भी आपको अच्छा चाहिए। वो क्या करते हैं? स्टाफ की सैलरी, अगेन एडवर्टीजमेंट। तो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो एडवर्टीजमेंट है। पैकिंग करनी है उन्होंने, तो वो सारा किससे कवर करना है? आप लोगों से ही कवर करना है। तो कॉस्टिंग को कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं चलेगा। पर क्या घर पे भी जो पिज्जा बनता है इसकी यही कॉस्ट है? कुछ और कॉस्ट दिमाग में आ रही है? अभी आपने कहा जब बाहर बन रहा है तो आपने ये चीजें तो रखी ध्यान में, फिर आपने क्या कहा? सैलरी, किसकी सैलरी? एम्प्लॉय की। कौन से एम्प्लॉयज? क्या क्या काम कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, जो डिलीवरी कर रहे हैं। 4 बंदे। घर पे ये सारे काम कौन करता है? मम्मी करते हैं। बना भी वो रहे हैं, सर्व भी वो कर रहे हैं, क्लीनिंग भी वही कर रहे हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं। उनकी कॉस्ट, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड है ना? फोन जहां से निकल रहा है फोन कर देना, मम्मी आज कुछ अच्छा सा बना दो, नहीं तो मैं स्विगी में ऑर्डर करने लगा हूँ। वो कहेंगे ऐसे क्या खाना है, ऐसे ही होता है ना। तो वो दैट कॉस्ट इज नेवर कंसिडर्ड। पर जो बाहर है, जो कमर्शियल है, वो तो सबकी कॉस्ट कंसिडर करेगा। तो अब आप सोच के देखो कि कॉस्ट बनती कैसे है। कुछ हम, अगर हम बात करें कि कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब जो अब पहली चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं। कोई एग्जांपल? एलिमेंट्स तो चलो पहले हम कहते हैं किसको है, बाइफिकेशन कैसे कर सकते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस, लेबर कॉस्ट, और एडवर्टाइजमेंट। देखो इसको हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या करते हैं, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल, बेसिक कॉस्ट। सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा अभी, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर। हम सर्विस इंडस्ट्री पे भी आएंगे कि सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्ट क्या है। मटेरियल को हम बांटते हैं 2 पार्ट्स में, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको हमेशा माइंड में, चाहे आप कह लो कैवी क्विक से या कैसे भी फिक्स रखना कि मटेरियल है तो वो 2 पार्ट्स में जाएगा, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? पिज्जा का एग्जांपल में आपको क्या डायरेक्ट लगता है और क्या इनडायरेक्ट लगता है? मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो तो मटेरियल कि किसी चीज को बनाने का मटेरियल क्या, पिज्जा को बनाने का मटेरियल क्या? बेस, वेजिटेबल, चीज, यही दिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, इसका क्या मटेरियल है? इंक होगी, प्लास्टिक होगा, स्टील होगा, यही होगा। सेम पिज्जा बन रहा है तो उसमें आपका क्या है? बेस है, वेजिटेबल्स है, चीज है। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, जो हमें दिख रहा है। उसके अलावा कुछ लगता है पिज्जा? बनाने वाले ने कोई सामान बनाया प्लास्टिक वगैरह या वेजिटेबल उसमें तो भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर नहीं जो जिसमें बना रहे हैं लाइक वो भी आपका वो तो यूज हो रहा है जरा। लाइक वो भी जो अभी प्रोसेस करते हैं डायरेक्ट हो गया जो डायरेक्टली डालते हैं डायरेक्ट हो गया जो अभी प्रोसेस हो गए दैट इज वर्क इन प्रोसेस।
एक चीज सोचो, आपके पास पिज्जा बेस पड़ा है, वेजिटेबल्स पड़ी हैं और चीज पड़ा है। इन तीन चीजों से, और यही दिख रही है उसके ऊपर, या वो क्या डालते हैं ऊपर, ऑरिगेनो या वो जो भी डालते हैं, यही दिख रहा है। क्या इन तीन चीजों से बन जाता है पिज्जा? घर पे परोंठा बनता है, ऑयल यूज होता है, वो दिखता नहीं है। दैट इज द इनडायरेक्ट, जो उस प्रोडक्ट को बनने में हेल्प कर रहे हैं, है वो भी मटेरियल, बट दैट इज नॉट इन द पिक्चर। अब ऑयल यूज हो रहा है, अब आपके दिमाग में कोई चीज आ सकती है क्वालिटी से रिलेटेड? ऑयल को हम लो क्वालिटी का कर सकते हैं। आप पिज्जा बन रहा है, आप चाहे पिज्जा हट जाओ, चाहे आप किसी में भी जाओ, ओवन, कौन सा ओवन फ्रेश जाओ, आपको ऊपर तो वही दिख रहा है, पर किसी का टेस्ट आपको बड़ा अच्छा लगता है, उसमें ऑयल की बड़ी अच्छी स्मेल आ रही होती है, चाहे वो अपना वो कौन सा होता है, जैतून का तेल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं में ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहा है, जो दिख नहीं रहा, एक्चुअल में गेम वहां पे होती है कॉस्टिंग को कंट्रोल करने की, कि उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस करें। ठीक है, तो आपका जो डायरेक्ट है, मेरी बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन है डायरेक्ट की, कि विच इज विजिबल इन द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट में विजिबल है, मैं उसको हमेशा कहता हूं कि दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट क्या है? विच हेल्प्स इन मेकिंग द मेकिंग प्रोडक्ट, जो उसको हेल्प कर रहा है, विच इज नॉट शो विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो हर चीज जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बनती है, ऐसा नहीं है। आप घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन चल रही है, दिखता क्या है कंस्ट्रक्शन में? ईंटें लग रही है, सीमेंट लग रहा है, रेता लग रहा है। गेम कहाँ पे होती है उसमें? जो सीमेंट और रेत का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें वो चेंज कर देते हैं, कि अगर रेशो 2:1 होनी चाहिए, तो वो सीमेंट को थोड़ा कम कर देंगे, रेत को थोड़ा बढ़ा देंगे। आप बिल्डर को दो, वो जब बनाता है वो दिखा, बनता है, बड़ा अच्छा बनता है, पर वो कुछ पीरियड के बाद आप सोसाइटीज का हाल देखो, अगर बिल्डर नहीं ठीक, तो बिल्डिंग में क्या होना शुरू हो जाता है, कभी कहीं से कुछ गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कॉस्ट कहाँ कम कर रहे हैं? वो ऐसी जगह पे कॉस्ट को कम करते हैं। तो हर जगह पे ये कॉस्टिंग यूज होगी। ठीक है, मटेरियल के बाद दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है? लेबर। क्योंकि बिना लेबर के तो मटेरियल रख के क्या करोगे? मम्मा चले जाए कहीं पे, गए हुए हैं, रख दो लाके सारा सामान। अगर हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, तो पिज्जा अपने आप नहीं बनेगा। तो कोई ना कोई उस काम को करने के लिए भी चाहिए। मैं आपको सारे नोट्स दे देता हूँ बच्चे, सारे नोट्स आज की डेट में सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ रिकॉर्डेड। बट कैन यू ग्रैब एवरीथिंग? कोई तो चाहिए जो डिलीवर करने वाला हो, जो मतलब कहाँ पे आपको डाउट है उसको कैच करके आपके हिसाब से उसको कर सके। अदरवाइज तो ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी, फिर भी आप अगर आके पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये है कि कोई डाउट होगा तो कहाँ जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब लेबर में भी दो तरह की लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब पिज्जा हट वालों के लिए डायरेक्ट लेबर क्या है? जो बना रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या है? जो सर्व कर रहा है, जो सफाई कर रहा है, वो सारे इनडायरेक्ट में चले जाएंगे। अगर घर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहां पे दो तरह की लेबर आती है, अगर आपको ध्यान हो। एक को हम क्या कहते हैं? मिस्त्री, देसी भाषा में हम मिस्त्री कहते हैं। दूसरे को मजदूर। ठीक है, आज हमारे मिस्त्री साहब का मूड कर गया कि हम तो नहीं आते, मजदूर चार आते थे, वो चारों आगे बैठ गए, और मिस्त्री आया नहीं। वो कहते हैं बाबू जी कोई नहीं, हम बना देंगे, हम आपकी ये दीवार ही खड़ी करनी है, कर देते हैं।
और पता लगा दीवार खड़ी करने लगे, साथ वाले की दीवार में जाके खड़ी कर दी वो दीवार। आपने कभी देखा वो मिस्त्री, वो उसने कुछ वो धागा सा रखा होता है, कर रहा होता है ना वो, उसकी एक मास्टरी है जो उसने काम सीखा होगा कि दीवार, आप सोचो इतनी ऊंची, आप 5 मंजिल भी बना रहे हो, दीवार उसकी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी, और उसने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं किया होगा। और जो मजदूर है, वो दीवार, वो सिर्फ उसके लिए क्या कर रहा है, सीमेंट ला देगा, ईंटें ला देगा। तो अगर आपके वो 4 मजदूर बैठे हैं, आप उनको कहोगे भाई तुम भी छुट्टी करो, वो नहीं आया तो मैं क्या करूं। पर अगर चारों मजदूर छुट्टी पे आए हों और मिस्त्री अकेला आ जाए, तो काम चल सकता है। धीरे धीरे करता रहेगा, खुद ही मटेरियल बना लेगा, खुद ही लगा रहेगा। पर वो नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो अनस्किल्ड काम नहीं करेगी। यहीं पे हम बात करते हैं, साहिल सर पढ़ा रहे हैं और एक ऑफिस बॉय रखा हुआ। साहिल सर नहीं आए, ऑफिस बॉय कहते हैं जी मैं करा देता हूँ आपको कॉस्ट, मैं पिछले 10 साल से साहिल सर को देखता हूँ कैसे पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। कर लेगा वो? नहीं होगा। पर वो ना आए, क्या होगा, ज्यादा सर को खुद इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, खुद सारी लाइटिंग दिलानी पड़ेगी, खुद पानी लेके आना पड़ेगा, यही होगा ना। पर काम तो नहीं रुकेगा। तो एवरी इंडस्ट्री, एवरी फील्ड, देयर आर 2 टाइप ऑफ लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड को हम कह देते हैं डायरेक्ट लेबर, अनस्किल्ड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। विच इज स्किलफुल, जिसके बिना काम नहीं होगा, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। और जो सिर्फ हेल्प कर रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। तो इसको मैं फर्दर अगर बाइफ्रिकेट कर दूं तो इट इज स्किल्ड, और इसको हम बात करें तो इट इज हु इज हेल्पिंग। ठीक है जी। अब हम आपके अकाउंट्स में चलते हैं। अकाउंट्स में आपने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L बनाया था। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते थे, ओपनिंग, रॉ मटेरियल, WIP, मटेरियल, वेजेस, COGS शिफ्ट हो जाता था ट्रेडिंग में, और फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग WIP। ट्रेडिंग में आते थे ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आपके खर्चे शुरू हो जाते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वो। फिर हम P&L में चले जाते थे, P&L में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होता था, रेंट, सैलरी, कमीशन, ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, यही सब कुछ चलता था। सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बट इन कॉस्टिंग नोन एज, जिन्होंने हल्का सा भी कॉस्टिंग पढ़ा है तो इसमें एक वर्ड आता है ओवरहेड्स। तो overheads are nothing, it is only the indirect expenses of profit and loss। जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे, जो वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल नोन एज ओवरहेड्स। तो थर्ड कंपोनेंट इसमें होगा, दैट इज ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स लाइक योर ऑफिस ओवरहेड, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों हैं, indirect material and indirect labor, it is also considered as part of overheads। मतलब वो सिर्फ बाइफिकेशन है कि मैंने वो कर दी, पर जब भी हम कॉस्टिंग की बात करेंगे तो बोथ आर ट्रीटेड एज ओवरहेड्स, दे आर नॉट ट्रीटेड एज मटेरियल और लेबर। नाम उनका मटेरियल लेबर रहेगा, बट दे आर ट्रीटेड एज ओवरहेड। ठीक है जी। ये तो हो गया आपका एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। एक दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। तभी मैंने आपको एक चीज कही कि जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बेसिकली ओवरऑल इकट्ठा होके आपको एक जगह पे लेके जाता है। कोई भी सब्जेक्ट कहीं पे भी यूज होता है। नेचर वाइज आपके हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन होनी चाहिए?
रॉ मटेरियल नहीं, नेचर। आपने इकोनॉमिक्स में कॉस्ट पढ़ा है टॉपिक +2 में? फिक्स, वेरिएबल है, तीसरी एक फिक्स, सेमी वेरिएबल. देयर आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड थर्ड पार्ट इज सेमी वेरिएबल. ठीक है. जो डिसीजन होते हैं, देखो जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो जो हम ऊपर पढ़ रहे थे एलिमेंट वाइज, मटेरियल कितना, लेबर कितनी, ओवरहेड, वो कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फंडा है कि इतना मटेरियल लग गया, इतना लेबर, इतनी ओवरहेड. पर जब हमने डिसीजन लेना होता है किसी चीज पे कि यार ये काम करना है या नहीं करना है, इस प्रोडक्ट को इतने में बेचना है या नहीं बेचना है, तो वहां पे हमें पता होनी चाहिए कि उस कॉस्ट की नेचर क्या है. तो नेचर वाइज में हम इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं. फर्स्ट इज वेरिएबल. मेरे ख्याल वहां पे तो 2 ही पढ़ते थे ना कॉस्ट में. इकोनॉमिक में 2 कॉस्ट हम कहते थे, वेरिएबल एंड फिक्स. तो इसलिए मतलब सेमी वेरिएबल आपको नहीं पता. पर आप मेरे को सिर्फ वेरिएबल और फिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दीजिए, क्या है वेरिएबल, किसको कहते हैं? जो चेंज यूनिट्स के साथ चेंज होती है. ठीक है. फिक्स जो मतलब यूनिट्स ऊपर नीचे जाते हैं उसका कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता. यही एक डेफिनेशन है. तो हमने क्या कहा कि जो वेरिएबल है, कि अगर आपके यूनिट्स जो हैं, सपोज मैं कहता हूं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, सबको पता है. तो मैं कहता हूं कि जी इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की 5 रुपए पर यूनिट है. आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है. 1, 2, 3, 10, 100, अगर मैं इतने यूनिट्स बनाता हूं तो क्या होगा, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, मतलब कॉस्ट क्या बनेगी? 5, 10, 15, 50, 500. ठीक है. एज पर इकोनॉमिक्स द डेफिनेशन इज प्योरली राइट. और यही डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में वेरिएबल कॉस्ट की. मेरे को हल्का सा इसको चेंज करना है जो अब आपको कॉस्टिंग में याद रखनी है. वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन सेम पर यूनिट. जो पर यूनिट सेम रहेगी, दैट कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट. यूनिट्स ऊपर जाए नीचे हैं कहीं मर्जी हो, जो कॉस्ट आपकी पर यूनिट सेम रहेगी दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट. आपको ये टोटल वाला पार्ट नहीं देखना. आपको देखना है कि पर यूनिट सेम है तो दैट कॉस्ट इज वेरिएबल. आंखें बंद करके आप उसको वेरिएबल कंसिडर करोगे. तो वेरिएबल कॉस्ट, अब यहां पे अगर हम चेक करें तो पर यूनिट क्या है? 5, 5, 5. तो वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली विच इज, मतलब यूनिट्स increase or decrease, per unit will remain same. That will be known as variable cost. Clear? तो कहीं पे भी आपको कॉस्टिंग में बाइफ्रिकेट करना है कि ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है, तो आपको माइंड में एक चीज रखनी है कि मेरे को चेक क्या करना है कि पर यूनिट सेम है तो ये वेरिएबल है, अगर पर यूनिट सेम नहीं है तो ये वेरिएबल नहीं है. मैंने ये भी नहीं कहा कि वो फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना. मैंने ये वर्ड नहीं यूज किया कि वो फिक्स है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो वेरिएबल नहीं है. अब अगर हम बात करें फिक्स की, फिक्स क्या थी वहां पे? जो सेम रह, जो ऊपर नीचे होता रहे पर सेम रहेगा. क्या एग्जांपल हो सकता है फिक्स का? सपोज मैं कहता हूँ यहाँ का रेंट 5000 पर मंथ है. तो मेरे पास एक स्टूडेंट आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 100 आए, रेंट क्या रहेगा? फिक्स. तो रेंट यहाँ पे क्या रहना है? 5, 5, 5, 5, 5. तो फिक्स की क्लासिफिकेशन वो करेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिट्स इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, द कॉस्ट विच रिमेन सेम इन टोटलिटी दैट विल बी कंसिडर्ड एज फिक्स कॉस्ट. जो कॉस्ट सेम चल रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज
फिक्स कॉस्ट। क्लियर? पर यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और लिख रहा हूं, मतलब मेरा कंसिडरेशन ये रहेगा, पर मैं इसके साथ एक और चीज लिख रहा हूं कि इस केस में टोटल जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। यूनिट्स बढ़ेंगे टोटल बढ़ेगा, यूनिट्स कम होंगे टोटल कम होगा। और इस केस में पर यूनिट यूनिट्स बढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन, कि अगर आपके यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो रेंट पर यूनिट कम होता जाएगा, क्योंकि 5,000 भी बांटना है आपने, तो मेरे पास एक स्टूडेंट है या 100 है, एक होगा तो मेरे को तब भी 5,000 देने हैं, तो एक स्टूडेंट से मेरे को क्या रिकवर करना है? 5,000। 10 आ गए तो मेरे को पर स्टूडेंट रेंट 500 रुपये रिकवर करना है, 100 आ गए तो 50 कवर करना है। पर मेरा ध्यान इस पे नहीं होगा, ना इस चीज पे होगा ना इस पे होगा। मेरा जो कंसिडरेशन कॉस्टिंग पढ़ते हुए सिर्फ ये है कि पर यूनिट सेम है तो दैट इज वेरिएबल, टोटल सेम है तो दैट इज फिक्स। पर अगर पर यूनिट सेम नहीं है और टोटल सेम नहीं है, देन इट इज सेमी वेरिएबल। एंड in real life every cost is semi variable cost। कोई भी कॉस्ट आपकी वेरिएबल या फिक्स नहीं है। पढ़ने के लिए है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन्हीं दो के अंदर जाना पड़ेगा, आपको सेमी वेरिएबल को भी इन दो में स्प्लिट करना पड़ेगा। पर रियल लाइफ में हर कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। सबसे पहले उठाते हैं फिक्स, आपने रेंट मैंने कहा 5,000 रुपए, इस रूम का रेंट 5,000 है, ठीक है। हमने क्या कहा, जितने मर्जी स्टूडेंट्स आते रहे रेंट 5,000 रहेगा। इज इट पॉसिबल कि मेरे बैच में यहाँ पे 100 बच्चा हो जाए एक ही बैच में? क्या होगा? ऊपर मैं वो तो डालूंगा नहीं कि भाई आधे ऊपर बैठ जाओ, आधे डबल डेकर तो बनाऊंगा नहीं क्लास को। क्या करना पड़ेगा? मेरे को स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, स्पेस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? दैट मीन इस रूम की एक कैपेसिटी है, जैसे ही वो कैपेसिटी कंप्लीट होगी तो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो चेंज होएगी होएगी। तो इट मीन्स नॉट एवरी कॉस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहेगी, वो एक लेवल तक फिक्स है, उसके बाद उसने चेंज होना है। ठीक है। अब वेरिएबल पे है, रॉ मटेरियल 5 रुपए पर यूनिट, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 500 यूनिट बनाने के लिए, आपको 5 रुपए पर यूनिट मटेरियल मिल रहा था, आपको कहीं से बड़ा अच्छा ऑर्डर मिल जाता है 50,000 यूनिट्स बनाने का। अब उस 50,000 के लिए मटेरियल भी तो उठाना पड़ेगा। अब क्या करोगे? जिससे खरीदते हो कुछ बार्गेनिंग करोगे? शॉप पे जाते हो, कोई आप कोई चीज लेने गए, दुकानदार को अच्छा ये कितने की है, वो कहता है जी 500 रुपए की है। अच्छा अगर हम दो लेंगे तो वो कहते हैं जी दो लोगे तो 450 की लगा दूंगे। अच्छा अगर मैं 10 ले लूं, आप लोग बार्गेनिंग कर रहे हो, तो बिजनेसमैन तो एक पैसा नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा मैं तो सिर्फ 500 खरीद रहा था, अब मैंने 50,000 खरीदने हैं, बता क्या रेट लगाएगा। जिसने बेचना है उसको भी पता है कि यार कहाँ 500 2500 रुपए का ऑर्डर आना था, कहाँ पे आप 50,000 इंटू 5 2.5 लाख का ऑर्डर आना है। तो बट ही विल से वो भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगा। अगर उसने 10 पैसे भी डिस्काउंट दे दिया, इसकी तो वाट लग गई हमारे फंडा की, तो कि जितने मर्जी यूनिट्स हो जाएंगे पर यूनिट सेम रहेगा, ये तो 490 पे चला गया। तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल तक आपकी कॉस्ट सेम रहेगी, वो कहता है जी 1,000 तक तो मैं 5 रुपए में ही दूंगा, आपने लेना है लो, नहीं लेना ना लो। उसके बाद वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज करेगा, तो वो कॉस्ट भी आपकी चेंज होगी, तो उसकी नेचर भी एक लेवल के बाद खत्म। तो हर कॉस्ट तो आपके बच्चे कोई भी कॉस्ट है, एनी कॉस्ट बट वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके सेमी वेरिएबल
बनेगी। पर पढ़ने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए? वेरिएबल एंड फिक्स। तो मेरे को उसको भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें कितना कंपोनेंट वेरिएबल है और कितना फिक्स। तो दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला और फर्स्ट थिंग इन द कॉस्टिंग टू बी यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि हमें ये कहा गया है कि एक 100 यूनिट पे कॉस्ट है उसकी से 1000 रुपए, और 200 यूनिट्स पे, या इसको 400 कर देते हैं, 400 यूनिट पे इसकी कॉस्ट है कितनी होनी चाहिए? अगर वेरिएबल होगी तो कितनी होनी चाहिए? 4000। फिक्स्ड हो तो कितनी होनी चाहिए? 1000। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3800 कि कोई कॉस्ट है, 100 यूनिट्स पे वो 1000 है, 400 पे वो 3800 है। अब अगर हम इसकी टोटल बात कर रहे हैं तो ये क्या टोटल सेम है? टोटल सेम नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट चेक करें, क्या बैठता है? 10 रुपए। और इधर पर यूनिट भी सेम नहीं, तो इट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको आपने स्प्लिट करना है कि इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है और फिक्स कितना है, और वो फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है। ठीक है? मतलब लोग उसको पर्चियां कहते हैं, पेपर में लेके जाओ अगर चीटिंग करने के लिए। मैं उसको कहता हूँ कि आपके वो शॉर्टकट नोट्स हैं जो आपके कहीं एक जगह एक कॉपी, जितनी पतली कॉपी या जितना पतला रजिस्टर ले सकते हो, क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जितना हेल्दी रजिस्टर होगा ठीक है, पर अपने नोट्स बनाने के लिए जितना आपके पास पतला रजिस्टर होगा उतने बढ़िया नोट्स बने, क्योंकि आप उसमें उतना कंडेंस करके लिखोगे जो आपको पेपर वाले दिन फटाफट रिवाइज करने के काम आएगा। ये सब कुछ आपके पास पड़ा होगा बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लो, कुछ कर लो, पर जब तक आप अपने हाथ से उसका कुछ मटेरियल तैयार नहीं करोगे, पेपर वाले दिन आप पूरा स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स ओनली फॉर द नोट्स फॉर द कंसेप्ट। एक रजिस्टर पतला सा लो, 50 पेज का, 70 पेज का, उसके ऊपर सिंपली कॉस्टिंग कंसेप्ट, और उसके अंदर आपने सिर्फ कंसेप्ट नोट करने हैं और कुछ नहीं करना। वो बनाते जाओ, लास्ट वाले दिन वही काम आएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई काम नहीं आएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन करने हैं, रैंडमली करो, वो दिक्कत नहीं। अब इसको अलग करना है हमें, तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए जिसको हम कहते हैं हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हाई एंड लो पॉइंट टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसको अलग करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा वो है, कोई ये नहीं है कि साइंस यूज होनी है या मैथ्स यूज होना है। जो उस दिन वहां पे थे तो उनको पता लग ही गया होगा कि मैथ तो सर का भी और मेरा भी माशाअल्लाह कि फेल ही होना था, हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आती थी क्या कर रहे हैं। और एक बात शेयर करता हूँ कि सीए करने का डिसीजन मैथ और साइंस ने दिलवाया मेरे को 10th में। जब पता लगा कि साइंस तो अपने पल्ले की है नहीं, कि वो पता ही नहीं लगता, वो केमिस्ट्री के इतने थे, वो केमिकल से याद करते रहो, फिर फिजिक्स के पता नहीं क्या रूल थे, और मैथ में अलजेब्रा कभी समझ नहीं आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर पता नहीं क्यों लिखते रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि देखो टीचर, हम ये नहीं कहते वो गलत पढ़ा रहे थे, पर लेटर ऑन जाके रियलाइज होता है कि उस टाइम अगर टीचर ने हमें समझाया होता कि ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स
यू हैव टू मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो शायद हमें समझ आ जाता। वो तो रट्टा मरवा देते थे, ए प्लस बी स्क्वायर लिख लो, ये ए माइनस बी स्क्वायर ये लिख लो, ये कैसे लिखें ये पता ही नहीं। तो इन टेंथ जब वो हालात अपने देखे और पता लगा कि साइंस में तो अगर नॉन मेडिकल में जाना मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स होता था कि नालायक पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को नालायक भी नहीं समझते थे, इंटेलिजेंट समझते थे। तो अब रह क्या गया, कॉमर्स रह गई। और फिर देखा कॉमर्स में कौन सी लाइन है, तो पता लगा कि एक सीए होती है, एक सीडब्ल्यू है। सीएस ज्यादा करते नहीं थे, सीएस में थ्योरी भी बहुत थी, सीडब्ल्यू में मैथ था। यार ये भी अपनी लाइन कट हो गई, फिर बची खुची रह गई सीए। उसमें पता लग रहा था कि हाँ मैथ ना फाउंडेशन में होता है, पर हमारे टाइम फाउंडेशन खत्म हो गया, उन्होंने इंटर में डाल दिया, हम फिर फंस गए। ऊपर हमारी किस्मत अच्छी कि उन्होंने इंटर से भी उड़ा दिया उसको, नहीं तो यार इंटर में लटके होते हैं हम लोग। तो मैथ वाज द सब्जेक्ट जिसके कारण सीए की, अदरवाइज सीए ना की होती। तो मैथ का कोई रोल नहीं है ना अकाउंट्स में, ना कॉस्टिंग में, ना कहीं सीए में। लोग आपको बड़ा कहेंगे अच्छा तो सीए कर रहा है, तेरा मैथ तो बहुत स्ट्रांग होगा। वो सिर्फ अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक इज स्ट्रांग, एल्जेब्रिक मैथ तो हमें यूज ही नहीं करना कहीं पे। तो एल्जेब्रिक पर लोगों के माइंड में ये चलता है अच्छा ये सीए कर रहा है, इसका मैथ बड़ा स्ट्रांग होगा। भाई इसमें कौन सा मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे तो दो जमा दो चार ही करने हैं, वो तो हो ही जाएंगे। तो अब इसका जो मेथड है, कोई वो नहीं है, साइंस नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट। ये सिंबल तो समझ आ रहा है ना सबको, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, चेंज इन कॉस्ट कितनी हुई, जैसे मर्जी कर लो, छोटी वैल्यू से बड़ी कम कर दो, बड़ी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 3800 माइनस 1000, 3800 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 100, तो कितना हुआ जी 2800 डिवाइडेड बाय 300, कितना हुआ, गलत हो गया ना थोड़ा, चेंज कर लें ताकि इजी हो जाए। ये 9.33 कुछ आएगा है ना। अब इसको 3700 कर लेते हैं, अपने हाथ में ही है क्वेश्चन, तो ये थोड़ी कॉस्ट चेंज हो जाएगी जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब 37 को करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3700 माइनस दिस, तो इट विल बी 9 रुपीज पर यूनिट। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ये कॉस्ट आप 100 बनाओ, 500 बनाओ, 10,000 बनाओ, इट विल रिमेन सेम। तो फिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, फिक्स विल बी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दो तरह के यूनिट्स हैं आपके पास, एक 100 यूनिट्स है, एक कितने, 100 की टोटल कॉस्ट कितनी थी 1000, वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी चली जाएगी 900, तो फिक्स कॉस्ट कितनी रह गई 100। 400 में टोटल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कितनी हो जाएगी 400 इंटू 9, क्योंकि 9 पर यूनिट तो वेरिएबल हमने डिसाइड कर ही लिया ना। तो फिक्स कितनी रह गई, तो इट मींस अब यहाँ पे ये 9 पर यूनिट, ये वेरिएबल हो गया, इसने अपनी करेक्टरिस्टिक फुलफिल कर दी कि हर यूनिट पे वो कितनी चल रही है 9, और ये दूसरी है, इसने ये टोटल सेम चल रहा है। तो अब इस कॉस्ट के अंदर 9 रुपीज पर यूनिट इज योर वेरिएबल कॉस्ट फॉर एवरी यूनिट, एंड 100 इज योर फिक्स कॉस्ट इन टोटल फॉर वट एवर नंबर ऑफ यूनिट्स यू मेड। आप मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन कर दीजिए एक यूनिट की कॉस्ट
और 401 यूनिट की कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट एंड 401 यूनिट, क्या बनेगी? 1 यूनिट की कॉस्ट और 401 यूनिट की कॉस्ट। कॉपी पे, कैलकुलेटर पे नहीं, कैलकुलेटर यूज करना है और हमेशा हाथ में तैयार होना चाहिए। पेपर में 2 जमा 2 करने हैं तो भी कैलकुलेटर पे करने हैं, वहां पे अपनी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी कि मेरे को तो जी मैथ कर लूंगा, मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन भी। मैंने आपसे पूछा है कि टोटल कॉस्ट एट 1 यूनिट एंड 401 यूनिट, और टोटल कॉस्ट हम किसको कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस। फिर कौन सा? फिक्स कॉस्ट बेसिकली देखो, कॉस्ट के 2 पार्ट्स हैं, फिक्स और वेरिएबल। ठीक है, जब हमने स्टडी करनी है। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने पर यूनिट निकाल दी, वो कैसे निकाली? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। 3700 माइनस 1000, 2700 डिवाइडेड बाय 300। तो आपकी इस कॉस्ट में, इस यूनिट्स पे, इस कॉस्ट में, इस यूनिट्स पे जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ₹9। अब मेरी फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स प्लस वेरिएबल। तो फिक्स क्या हो जाएगी? टोटल माइनस वेरिएबल। मैथ है सिंपल, क्योंकि आपने टोटल को लिखा था फिक्स माइनस वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट 100 यूनिट्स पे कितनी है, और 100 में पर यूनिट वेरिएबल कितनी है? तो 100 की वेरिएबल कितनी होगी? 900। तो 1000 में से 900 तो वेरिएबल कंपोनेंट खा गया, तो फिक्स कितना है? 100। 400 में टोटल कितनी है? पर यूनिट वेरिएबल कितनी है? तो 400 की वेरिएबल 3600। तो उसमें भी कंपोनेंट क्या रह गए? 100। तो फिक्स कंपोनेंट हर जगह कितना है? 100। और वेरिएबल कॉस्ट हर कंपोनेंट क्या? 9 पर यूनिट। मैंने क्या कहा है? वेरिएबल कॉस्ट की बात हमेशा हमने पर यूनिट में करनी है, फिक्स की बात हमने हमेशा टोटल में करनी है। अब मेरा क्वेश्चन है कि 1 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पे वेरिएबल कितनी होगी? 9। फिक्स कितनी होगी? 100। तो कॉस्ट टोटल कितनी होगी? 109। यहाँ पे 401 पे मल्टीप्लाई बाय 9, 3609, प्लस कितना? 100, 37। ये आपको स्प्लिट करके उसके बाद जितने यूनिट्स हैं वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। फिक्स जो आपने कैलकुलेट की वो सिंपली उठा के उसमें ऐड कर देंगे, तो वो आपको टोटल कॉस्ट देगा। क्लियर? यही निकला था आपका। तो वो नहीं, मतलब ये है कि ये, इसलिए मैंने आज बताया कि आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, और
वैसे गलती होएगी कोई चक्कर नहीं है मेरे को, पेपर में मेरे को गलती नहीं चाहिए। यहाँ पे आप 10 बार गलती करो, 10 बार मेरा दिमाग खाओ, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि मेरे लिए तो ये ऑटो मोड में है, आप जब भी पूछोगे तो मैं घुमा फिरा के जिसको जैसे समझ आएगा समझाऊंगा। पर आपका क्लियर होना चाहिए कि पेपर में मेरे को साथ वाले से पूछना ना पड़ेगा और साथ वाला उठ के कह ना दे कि मैं डिस्टर्बिंग में। तो मेरे को किसी से ना हेल्प लेनी है, करनी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं मना नहीं करता, कोई पूछता है तो कर दो हेल्प। पर इतना खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि गलत अभी कर लो जितना करना है, अभी टाइम है। पर ये भी ना सोचना कि जनवरी 26 है, अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। क्योंकि मई जून जुलाई गर्मी बहुत होती है, तो हम सुस्ती मारनी शुरू कर देंगे, वो बड़ी गर्मी है, अभी तो टाइम पड़ा है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। फिर सितंबर में फेस्टिवल आ जाएंगे, हम उसमें उलझ जाएंगे। दिसंबर न्यू ईयर आ जाएगा, तो फिर बस 2 तारीख को पेपर, 1 तारीख को दिखेंगे कि पेपर आ गए हैं। ठीक है, न्यू ईयर में आपका न्यू ईयर बना देंगे वो। ठीक है, तो इसलिए ग्रेजुअली चलो। मैं नहीं कहता कि आप बाकी एक्टिविटीज को छोड़ें। आई वॉज आई एम टोटली अगेंस्ट दैट थिंग कि आप सिर्फ स्टडी 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 उस पे जाओ। बाहर जाओगे जब तक दुनियादारी नहीं पता होगी आपको, लोग कब बेच के खा जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जब तक समझ आएगी तब तक तो कर चुके होंगे काम। तो जाओ, अपना कोई फ्रेंड सर्कल है, और कोशिश करो जो आपका फ्रेंड सर्कल है, मतलब उसमें सारे तो सेम लाइन के नहीं होंगे। जो आपके सेम लाइन के नहीं है ना, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। क्योंकि ना उनको पता होता है आप क्या पढ़ रहे हो, ना आपको पता होता है, तो उससे हम जब बैठते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। जो सेम उसके होंगे, वो फिर थोड़ी देर बाद तेरी कॉस्टिंग कैसे चल रही है, यार तूने टैक्स का वो प्रोविजन तेरे को याद है। तो अपने को, जब हमने दोस्तों के साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो घर से सोच के जाना है कि पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, वो पूछे ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। पर ये नहीं कि हम वहां भी बैठे साथ में पिज्जा खा रहे हैं और साथ में सैम, यार इसकी कॉस्टिंग कैसे निकली होगी, करें इसकी कॉस्टिंग, इसका मार्जिन कितना होगा। ऐसा कुछ नहीं करना। घर वालों के साथ जा रहे हो, वो कहीं जा रहे हैं, गिव 1 डे टू यूर सेल्फ। मैं हमेशा कहता हूँ, और दिन में कम से कम 1 घंटा, कुछ भी हो, ऐसा कोई तोप नहीं चल रही कि आप 1 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे। बट अगर आप प्लान्ड चल रहे हो तो सब कुछ प्लान चलता है। आपके एग्जाम है, उससे एक दिन पहले आप मार्केट घूमने फिरने जाते हो? नहीं, कोई नहीं जाता। क्या हो जाता है उस दिन? है, वो तो बात तो चलो वो बड़े भी हो जाते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वैसे मतलब पेपर है आपका, कल पेपर है, आप क्यों नहीं निकलते घर से? आधा घंटा 1 घंटा एक चक्कर लगा लो, तो आपका माइंड फ्रेश होता है। मैं लिटरली कभी नहीं छोड़ता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे टाइम छुट्टी भी नहीं होती थी। पर मेरे को शाम को 1 घंटा, हमारे वहां पे पंचकुला में सेक्टर 7 की मार्केट थी, तो मेरे को वहां जाना ही जाना है। वहां जाके नूडल्स खाने ही खाने हैं, वहां जाके कोल्ड ड्रिंक पीनी ही पीनी है। मतलब वैसे 2 घंटे धक्के खा के आते थे वहां पे, पेपर वाले दिन 40 मिनट 45 मिनट। जब मैं 6 महीने मैंने इस चीज को समझ सका, तो वो 45 मिनट में मैं क्या समझ लूंगा। जस्ट थिंक अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जाओ। मतलब पर मैंने देखा आज की जनरेशन पढ़ाई में इतना ज्यादा है, वो अपने दोस्तों से भी कट होना शुरू हो जाते हैं, अपनी जो उनके इंटरेस्ट है उससे भी कट होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स वैसे डरे रहते हैं उनसे कि अगर कह दिया कि चलें कहीं पे, कहीं भड़क ही ना जाए कि हम पढ़ रहे हैं। वो हम ऐसा माहौल सा और सा बना देते हैं, वो भी एक अजीब सी स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो नहीं करना हमें। जिस दिन नहीं पढ़ने का मूड, नहीं पढ़ने का, जिस दिन है तो है। पर ये ना हो कि 6 दिन पढ़ने का ही मूड नहीं है और 7वां दिन सरने का था कि संडे को तो हमने पढ़ना ही नहीं। तो ये काम नहीं करना है। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज को अपन रखना है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई गोली नहीं चल रही, तो लेट इट बी कि करो। और आसपास देखो, आप लेटर ऑन